इस तरह से जो सिन्हला स्पीकिंग लोग हैं, जो श्रीलंका के मेजॉरिटी में हैं, जो 74% हैं, और जो डच स्पीकिंग लोग हैं, जो बेल्जियम में रहते हैं और जो मेजॉरिटी में हैं, जिनकी संख्या 59% है, वो अपनी विल को, अपनी इच्छा को, जो माइनॉरिटी स्पीकिंग लोग हैं दोनों देशों में, उन पर अपनी इच्छा को थोप सकते हैं। और इस तरह से मेजॉरिटी स्पीकिंग पीपल और माइनॉरिटी स्पीकिंग पीपल श्रीलंका और बेल्जियम में दोनों में टकराव की स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से दोनों देशों में विभाजन भी हो सकता है, टकराव तो स्वाभाविक है। तो हम देखते हैं किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका दो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। श्रीलंका में तो गृह युद्ध हो जाता है और श्रीलंका काफ़ी वर्ष विकास की दृष्टि से पीछे चला जाता है, जबकि बेल्जियम में पावर शेयरिंग का मेथड अपनाया जाता है, और जो एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है और वहाँ टकराव की स्थिति से बचा जाता है। अब हम दोनों देशों में इस तरह की जो टकराव की स्थिति है उसको विस्तार से समझेंगे। ये बेल्जियम का मैप है। जो येलो एरिया है वो फ्लेमिश रीजन है, जहाँ डच लोग रहते हैं, और वो बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन का 59% है। जबकि जो रेड कलर है, जो वेलोनिया रीजन है, जहाँ फ्रेंच लोग रहते हैं, जो बेल्जियम की जनसंख्या का 40% है। इसके अलावा जो ये एरिया है ये जर्मन स्पीकिंग पीपल है, और जो ऑरेंज कलर का जो ये छोटा एरिया है ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ पर फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी है, जो 80% लोग फ्रेंच हैं और 20% लोग डच हैं। ये श्रीलंका का मैप है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेड कलर है, जो नॉर्थ में और जो ईस्ट में है, वो रीजन, इस रीजन में श्रीलंकन तमिल रहते हैं, और जो येलो एरिया है वहाँ पर सिन्हला लोग रहते हैं, जो श्रीलंका की जनसंख्या का 74% है। आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म को ठीक से समझेंगे। पहली टर्म है एथनिक और दूसरी टर्म है मेजोरिटेरियनिज्म। एथनिक से हम समझते हैं वह सामाजिक समूह, वह सोशल डिवीजन जिनका जो पृष्ठभूमि है, जिनका जो पूर्वज हैं वो कॉमन है, और जिनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति भी कॉमन है, लेकिन जिनका धर्म और राष्ट्रीयता अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम बेल्जियम की बात करते हैं, बेल्जियम में डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं वो अलग अलग सोशल डिवीजन हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपना अलग उनका कॉमन डिसेंट है, उनके पूर्वज रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग है उनकी नेशनैलिटी ऑब्वियसली फ्रेंच है, जो जर्मन स्पीकिंग है उनकी नेशनैलिटी जर्मन है, और जो डच स्पीकिंग है उनकी नेशनैलिटी नीदरलैंड है। और धर्म की बात करें तो उनका धर्म भी कॉमन नहीं है। कीजिए, बेल्जियम में धर्म का कोई इशू नहीं है। हालांकि इतना हम समझ चुके हैं कि बेल्जियम में जो सोशल डिवीज़न है वो
जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और लोगों की जो नेशनैलिटी है वो कॉमन नहीं है। ऐसे ही श्रीलंका में सिन्हला स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर्स में इंडियन तमिल्स हैं और श्रीलंकन तमिल्स हैं और क्रिश्चियन भी हैं। सिन्हला स्पीकर हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जबकि जो तमिल स्पीकर हैं वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोग भी हैं जो तमिल भी हैं और सिन्हला भी हैं। तो हुई बात एथनिक ग्रुप की। दूसरा बात करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म की। मेजोरिटेरियनिज्म अर्थात बहुसंख्यकवाद। इसका अर्थ है ये विश्वास जिसके अनुसार जो समुदाय देश में बहुमत में है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, वही देश पर शासन करेगा। अल्पसंख्यक लोगों की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उदाहरण के लिए बेल्जियम में डच लोग अपनी मनमानी करें और श्रीलंका में सिन्हला लोग अपनी मनमानी करें, ये मेजोरिटेरियनिज्म का उदाहरण है। आओ हम देखें किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका की जो एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी है उसको दूर करने के लिए, जो टकराव की स्थिति हो जाती है उसको दूर करने के लिए दोनों देश अलग अलग तरीका अपनाते हैं। देखें कैसे। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. All these government measures, coming one after another, gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They left that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. As a result, the relations between Sinhala and the Tamil communities strained over टाइम। श्रीलंका जो हिंद महासागर में एक द्वीप आइलैंड कंट्री है जो 1948 में आज़ाद हुआ, वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार सत्ता में आई और जो सिन्हला स्पीकिंग लोग हैं जो मेजॉरिटी में हैं उनकी सरकार बनी और उन्होंने 1956 के कानून के तहत सिन्हला को ही सरकारी भाषा स्वीकार कर लिया और इसके अलावा और सरकार की जो नीतियां थी वो नीतियां सिन्हला लोगों के पक्ष में थी। नए संविधान ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को साइडलाइन कर दिया। इस तरह से जो माइनॉरिटी स्पीकिंग लोग हैं, जो तमिल स्पीकर्स हैं, उन्होंने पाया श्रीलंका की जो सिन्हला डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, वो उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रख रही, उनके साथ भेदभाव कर रही है और उनको नौकरियों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको समान अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। इस तरह से सिन्हला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स में जो टकराव की स्थिति हो जाती है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स,
but the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihoods. You have read of about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback in the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. इस तरह से श्रीलंका के जो तमिल स्पीकर्स हैं, जो माइनॉरिटी में लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो अपनी तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकार किए जाने के लिए, उनको प्रांतीय स्वायत्तता देने के लिए, समान अवसरों में समानता के लिए, शिक्षा में, नौकरियों में समानता के लिए जो कैंपेन है वो शुरू करती है। जबकि सिन्हला जो डोमिनेटेड जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की, वो उनके अधिकारों की, उनकी मांगों को ओवरलुक कर देती है, स्वीकार नहीं करती है। और इस तरह से 1980 के दशक में जो राजनीतिक संगठन हैं, उन्होंने अलग स्वतंत्र तमिल स्टेट की मांग उत्तर में और पूर्व में श्रीलंका के उठानी शुरू कर दी। स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि श्रीलंका में सिन्हला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स में गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है और गृह युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ओर से हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। कुछ परिवार देश छोड़कर चले जाते हैं। लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। इस तरह से श्रीलंका जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास की दृष्टि से एक अग्रणी राष्ट्रों में जिसकी गिनती होती है, वो सिविल वॉर के कारण कई वर्ष पीछे चला जाता है और गृह युद्ध 2009 में वो समाप्त होता है। अब श्रीलंका की तुलना बेल्जियम से करते हैं। क्या बेल्जियम में भी जो डच स्पीकिंग है, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और जो जर्मन स्पीकिंग हैं, क्या उनमें भी टकराव होता है, गृह युद्ध होता है? ऐसा नहीं होता। एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद बेल्जियम के लोग एक अलग रास्ता अपनाते हैं, पावर शेयरिंग का रास्ता अपनाते हैं। Accommodation in Belgium. The Belgium leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. बेल्जियम के लोगों ने, बेल्जियन ने 1970 से 1993 के जो बीच के जो 23 साल हैं, टकराव से बचने के लिए, सामुदायिक टकराव से बचने के लिए, गृह युद्ध से बचने के लिए, उन्होंने इन 23 सालों में अपने संविधान में 4 बार बदलाव किए ताकि देश में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोगों को देश में सामंजस्य से रहने के लिए रास्ता मिल सके। किस तरह से उन्होंने अलग रास्ता अपनाया? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of the members from each linguistic group. Thus, no single community make decisions
यूनिलैटरली बेल्जियम में 3 तरह की सरकार बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें संविधान में ये सुनिश्चित किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं उनके मंत्री समान संख्या में होंगे, और जब कोई विशेष कानून बनेगा तो दोनों समुदायों से जो मेजॉरिटी में जो मेंबर होंगे उसके अनुसार ही नया कानून बनेगा। यानी कोई भी कानून एक समुदाय की स्वीकृति से नहीं बनेगा। दूसरा, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई, और राज्य सरकार जो वेलोनिया रीजन की अलग और फ्लेमिश रीजन की अलग, और जो सरकारें होंगी, जो राज्य सरकारें होंगी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगी। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking people has accepted equal representation in the central government. तीसरा क्या हम देखते हैं कि ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, जहां पर फ्रेंच लोग मेजॉरिटी में हैं और डच लोग माइनॉरिटी में हैं, 80% लोग फ्रेंच हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग हैं, वहां पर अलग सरकार बनेगी, और इस सरकार में दोनों समुदाय डच स्पीकिंग को और फ्रेंच स्पीकिंग को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ब्रुसेल्स में इस बात को स्वीकार इसलिए कर लिया क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग लोगों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार किया। क्योंकि हमें पता है कि बेल्जियम में ओवरऑल हम देखें तो डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम हैं, लेकिन राजधानी में इसका उलट है, 80% लोग फ्रेंच हैं, 20% लोग डच हैं। अब जहां एक और डच स्पीकिंग लोगों ने फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में स्वीकार कर लिया, वहीं दूसरी ओर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ब्रुसेल्स में जो सरकार बनी उसमें डच स्पीकिंग लोगों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार कर लिया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार बेल्जियम में बनी जिसको सामुदायिक सरकार कहा गया। इस सरकार में वो लोग होंगे जिनका चुनाव अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग करेंगे, चाहे वो किसी भी रीजन के हों, वेलोनिया के हों, फ्लेमिश के हों या बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में रहने वाले हों। ये सरकार सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी जो मुद्दे हैं उनके संबंध में शक्ति रखेगी, निर्णय करेगी। You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated, even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. They helped to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of a country on linguistic lines. When many countries of Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. हो सकता है आपको बेल्जियम का जो मॉडल है, जो प्रारूप है,
जो उदाहरण है पावर शेयरिंग का वो जटिल लगे, मुश्किल लगे, लेकिन वो मुश्किल है भी। लेकिन उसने बेल्जियम को गृहयुद्ध होने से बचाया, अलग अलग समुदायों में टकराव होने से बचाया। और इसका उपलब्धि हम देखते हैं कि जब यूरोपियन यूनियन बनी तो यूरोप के देशों ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुना। What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of countries is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us the contrasting example. It shows us that a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power. It can undermine the unity of the country. इस तरह से हमने देखा कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग को जरूरी माना, जिसमें हर समुदाय के हितों की रक्षा की गई, उनको महत्व दिया गया और देश की एकता के लिए उनको आवश्यक माना गया। जबकि श्रीलंका में मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके हितों को मुख्य माना गया और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके हितों को नेग्लिजिबल या गौण माना गया, जिससे टकराव हुआ और देश की एकता को झटका या धक्का या चुनौती मिली। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? जो शक्ति की साझेदारी है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में या अलग अलग समुदायों के लोगों में, वो आवश्यक है। क्यों? Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is a good because it helps us to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of the power of the political order. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. The tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. पहला हम देखते हैं कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग लोगों में पावर शेयरिंग का ऑप्शन चूज किया गया। 3 तरह की सरकारें बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ? टकराव, 2 समुदायों में टकराव की स्थिति नहीं बनी। सरकार को स्थायित्व दिया गया, गृहयुद्ध की संभावनाएं नहीं बनी और देश की एकता को शक्ति मिली। देयर इज सेकंड, जो इस तरह का जो पहला उदाहरण है, जो पहला पावर शेयरिंग का उदाहरण है बेल्जियम का, इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल वे ऑफ पावर शेयरिंग, यानी जिसको बड़ी सूझबूझ से समुदायों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 तरह की सरकारें बनी। इसके अलावा एक और तरीका है पावर शेयरिंग का, जिसको मोरल वे ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है। देयर इज सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens, through participation, acquire a stake in the system. Let us call the first set of reasons prudential and the second moral. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable. जो दूसरा कारण है कि पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है, वो ये है
कि जब लोकतांत्रिक ढांचे में शक्तियों का साझेदारी की जाती है, बंटवारा किया जाता है, विभाजन किया जाता है, वो एक तो वो लोग होते हैं जो सत्ता में होते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो सत्ता में नहीं होते हैं। हालांकि शक्ति का जो असर है, उसके एग्जीक्यूशन का जो असर है, वो दोनों पर होता है। सत्तारूढ़ है उन पर, सत्ता को वो क्रियान्वित करते हैं, और दूसरे जो सत्ता जिन पर लागू की जाती है उन पर। तो दूसरा है एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है, एक मोरल रीजन भी बनता है, जिसके कारण शक्तियों की साझेदारी होनी आवश्यक है। ऐसे लोकतंत्र में पावर शेयरिंग के दो रीजन दिए जा सकते हैं, प्रूडेंशियल यानी सूझबूझ का रीजन, और दूसरा है मोरल रीजन, जिसको कहते हैं नैतिक कारण। दो आधार पर पावर शेयरिंग होनी आवश्यक लोकतंत्र में है। अगली क्लास में हम जो सत्ता की साझेदारी है उसके प्रकारों को जानेंगे। थैंक्स।